नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस का वचन पत्र है तो बहुत लुभावना। इतने सारे वादे उसमें हैं कि यदि ये सभी पूरे हो गए तो लोगों का जीवन संवर जाए। लेकिन ये होगा कैसे, ये वैसा ही बड़ा सवाल है जैसे कोई कहे कि यार मैं मर्सिडीज कार तो कल ही ले लूं, मगर एक छोटी सी दिक्कत है। जब क्या पूछा जाए उससे तो वो छोटी सी दिक्कत ये बताए कि पैसा नहीं है। बहरहाल ये तो हुआ मजाक। वैसे भी इन दिनों मजाक और मजाकिया शब्द एमपी की सियासत में बड़ा ट्रेंड भी कर रहा है। बहरहाल एमपी सरकार पर तकरीबन 4 लाख करोड़ का कर्ज है। आखिरी बार ऋण 21 सितंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ का लिया गया है। आंकड़े थोड़े यहां वहां हो सकते हैं क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का बहुत ज्ञाता नहीं हूं। खैर, कर्ज बहुत है, ये तय बात। तो कांग्रेस, जैसा मैंने कहा, कि अपने उसी वचन पत्र को चुनाव तक लोगों के मानस में बैठाना चाहती है। पिछली बार किसान कर्ज माफी और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और ऐसे ही कुछ वादों ने बीजेपी की सरकार पलट दी थी। बीजेपी भी समझ रही कि आम लोगों से जुड़े ऐसे वादे इस वचन पत्र में हैं कि यदि ये अपील कर गए तो उसकी मुश्किल बढ़ जाएगी। 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत बड़ा वादा है कांग्रेस का, क्योंकि मध्यम वर्गीय तो अपना या अपने किसी परिजन के इलाज में ही जीवन भर की जमा पूंजी गंवा देता है। बीजेपी इसी वजह से चाहती है कि कांग्रेस के वचन पत्र का चर्चा गली गली ना हो पाए। उसने कांग्रेस की कथित अंतर्कलह को एजेंडा बनाना शुरू किया ताकि बात वचन पत्र पर ना हो और फोकस डाइवर्ट हो जाए। तो आज बात इसी पर करेंगे कि अपने प्रयास में कौन सा दल अपनी सुविधा के मुताबिक सफल हो पाएगा। क्या कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत है कि पूरे प्रदेश में वचन पत्र को रटवा सके? क्या बीजेपी इस वचन पत्र की काट इससे बेहतर वादों के साथ तलाश कर सकती है? जिसकी भी सरकार आई, इतने कर्जे में दबे होने के बाद कैसे ये वादे पूरे होंगे? और यह भी कि क्या सिर्फ वचन पत्र के आधार पर वोटिंग का ट्रेंड है एमपी में? बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के बाद अब इंतजार यूं तो अगली लिस्ट का हो रहा है। ये इंतजार हालांकि दोनों ही दलों में हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का फोकस घोषणा पत्र पर ज्यादा है। पिछले चुनाव में उनका एक एजेंडा किसान कर्ज माफी और बेरोजगार युवाओं को भत्ता ने माहौल पलट दिया था। इस बार भी अपनी कुछ गारंटियों से कांग्रेस को उम्मीद है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में यूं तो हर वर्ग के लिए कई सारे अनाउंसमेंट हैं ही, लेकिन 25 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस एक ऐसा मसला है जो मध्यम वर्गीय परिवारों को अपील कर जाए, इस मंशा के साथ कांग्रेस ने शामिल किया। कांग्रेस को भी गेम चेंजर मुद्दे की तलाश है, क्योंकि इतने सालों की सरकार के बाद भी अभी तक वैसा असंतोष तो जमीन पर नहीं है जैसा कांग्रेस प्रचारित कर रही है। यही कारण है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने और मानस में पेवस्त कराने की जुगत और स्पीड दोनों में है। भर्ती आयोग के गठन की बात होगी, भर्ती कानून बनेगा, इस प्रदेश में नौजवान फिर से खुशहाल होंगे। हर परिवार में एक बेरोजगार है, बेरोजगारी के इस आलम को खत्म करके नौजवानों को सशक्त करने का काम कांग्रेस करेगी। इसीलिए इस प्रदेश का हर नौजवान कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बेकरार बैठा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को कांग्रेस का ये घोषणा पत्र समझ नहीं आ रहा हो या उसे ये बिल्कुल बकवास लग रहा हो। पार्टी जानती है कि आम लोगों से जुड़े मसले चुनावी हवा का रुख मोड़ देते हैं। सिर्फ कैमरे के सामने बयान देने से उन वादों के असर को कम नहीं किया जा सकता। इसी वजह से उनकी पार्टी के नेता बजाय घोषणा पत्र के उन मसलों को ज्यादा हवा दे रहे हैं जिससे कांग्रेस की टूटन साफ झलक जाए। बीजेपी का हर नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की नोकझोंक को लगातार सुर्खियां बनाए रखना चाहता है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कपड़े फाड़ने के बयान पर टिप्पणी की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उसी लाइन पर ही कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है। अब मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े? और गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्हें श्री दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी। उस समय जब सरकार चलाई दिग्विजय जी ने, उस समय भी मध्य प्रदेश की जो दुर्गति हुई वो जनता को पता है। लेकिन अद्भुत है ये कांग्रेस और धन्य है इसके नेता।
हालांकि ये तय है कि चुनाव सिर्फ घोषणा पत्र की दम पर जीते नहीं जा सकते, लेकिन जब जनता का मानस डमाडोल हो, उसके मन में बदलाव के अंकुर पनप रहे हों, यहाँ जाऊं वहां जाऊं के दोराहे में वो हो, तब ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बात खेल का निर्णय पलट देगी। यही वजह है कि दोनों ही बड़े दल अपनी अपनी रुचि के मुद्दों को गरमाए रखने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों को मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं अभिनव बारोलिया, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। अभिनव जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान है ब्रजगोपाल लोया, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वागत है ब्रजगोपाल जी का। तीसरे मेहमान शरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। शरमन जी का भी स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं अभिनव जी से। तो अभिनव जी, इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे हमने कहा अभी कि भाई घोषणा पत्र दिख तो बहुत लुभावना रहा है, लेकिन क्या ये गेम चेंजर बन जाएगा? इतने लोगों तक आप पहुंचा दोगे कि पिछली बार जैसे काम कर जाए, जैसे किसान कर्ज माफी काम कर गया था? देखिए, हम एक पॉजिटिविटी के साथ इस चुनाव में जा रहे हैं। कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी, हमारा नारा है। और जिस तरीके से हमने 2018 का चुनाव लड़ा था, और आपने देखा होगा कमलनाथ जी के सारे वचन उस टाइम भी जो थे, आज भी जनता याद रख रही है कि 100 रुपये 100 यूनिट बिजली हमने दी, ये जनता जानती है। 28 लाख किसानों का कर्जा कमल पटेल जी ने खुद विधानसभा में बताया कि माफ हुआ है, तो वो हुआ। तो इस तरीके से तमाम कई लाइन है जो हमने कोशिश करी थी अल्प समय की। एक छोटे से 10-11 महीने की सरकार थी जिसमें हमने उसको पूर्ण करने की कोशिश करी थी। और आज भी हम जिस तरीके से अपना वचन पत्र लेके आए हैं, वचन लेके आए हैं, जिसमें हमने कोशिश करेगी, कांग्रेस आएगी और खुशहाली लाएगी। जनता चाहती है। आपने देखा होगा जन आक्रोश यात्रा जब निकली थी, उसमें हमारे तमाम लीडरान जिस तरीके से हर जगह पूरे मध्य प्रदेश के हर कोने में पहुंचे और जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो हम पूरी पॉजिटिविटी के साथ चुनाव में हैं और हम जानते हैं कि कमलनाथ जी का एक सशक्त नेतृत्व हमारे साथ है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ है और प्रदेश की जनता के साथ है। जनता चाहती है कि विश्वास, जो 18 साल में एक निष्क्रिय भ्रष्ट सरकार जो मध्य प्रदेश में उन्होंने देखी है, 50% कमीशन की चर्चाएं चारों तरफ हुई है, घोटाले जो जनता के बीच में है, वो भी जनता जानती है। तो हम कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहते हैं, कोई भी बात नहीं करना चाहते नेगेटिविटी की, सिर्फ मुद्दों की बात करना चाहते हैं। ब्रजगोपाल लोया जी को इन करते हैं। ब्रजगोपाल जी, सुन लिया आपने। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने इनसे पूछा वो आपसे भी कहूंगा, और आप अगर दिल में हाथ रख के कहेंगे तो आप भी सही कहेंगे कि भाई है तो बहुत लुभावना, होगा कैसे पूरा, इस पर जरूर सवाल हो सकते हैं। तो क्या यही वजह है कि आपकी पार्टी के नेताओं ने एक रणनीति बनाई कि वचन पत्र से फोकस शिफ्ट कराया जाए और जो अंतर्कलह है उस पर ज्यादा टारगेट किया जाए? नहीं, देखिए, मैं तो आपसे फिर आग्रह करूं कि वचन पत्र लुभावना, ये आप कह रहे हैं, और निश्चित लुभावना है, ये भी सत्य है। परंतु एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है मध्य प्रदेश की जनता के सामने कि जो लोग वचन दे रहे हैं या घोषणा पत्र से आप कुछ भी कहें, परंतु क्या उनकी विश्वसनीयता क्या है, उनका इतिहास क्या है? इन लोगों ने 1972 में श्रीमती गांधी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। उसके बाद आप याद होगा कि पिछले 2018 की अब बात कर ले, बहुत पहले नहीं जाए, तो कांग्रेस ने जितने आरोप लगाए और जितने वादे, ना तो किसी आरोप को प्रमाणित कर पाए, ना किसी वादे पर खरा उतर पाए। तो जो लोग पुराने वादों पर खरे नहीं उतरे, वो नए बातें करने आ जाएंगे। एक बात और कहता हूँ, 972 बचत किए थे आपने 2018 में, और इस बार दिए हैं 101 बचत। 101 बचत तो क्या आपने 831 बचत पूरे कर दिया, ये आपका मानना है? दुर्भाग्य है कि आपने कहा वो एज इट इज पूरा नहीं किया। मैं फिर से कहता हूँ, इसकी कराची बात को हमेशा कोट किया जाता है, वो ताकि किसानों का 10 दिन में कर्ज होने की बात तय हुई थी, परंतु क्या हो पाया? और 15 महीने आप सरकार रहे, क्या बेरोजगारों को भत्ता मिला? ठीक है, क्या मोटी बात आपकी, बहुत वक्त है सर, आ जाऊंगा। तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं, शरमन नगेले। शरमन जी, सबसे बड़ा सवाल ये, दोनों पॉलिटिकल गेस्ट हैं, इनकी मजबूरी है अपनी अपनी पार्टी लाइन के साथ के अनुरूप बात करना, हमारी दोनों की नहीं है। अब आप देखिए कि 4 लाख करोड़ का कर्ज है अभी तक सरकार में। मैंने कोट भी किया कि आखिरी कर्ज जो 21 सितंबर अभी गया है कुछ दिन पहले, तब भी 500 करोड़ का लिया गया। इतनी सारे अनाउंसमेंट, पैसा कहाँ से आएगा? देखिए माननीय प्रवीण जी, पैसा जो है ना, राज्य सरकार जो है ना, अंततः जनता के ऊपर टैक्स लगाकर पैसे का इंतजाम करती है।
चाहे वो उसके जो रेवेन्यू के सोर्सेज होते हैं, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो जो जीएसटी के अधीन कॉमर्शियल टैक्स आता है वो हो, या और भी सारे डिपार्टमेंट हैं, उनके माध्यम से वो टैक्स जो है ना, वो अपना ये जो आईजी रजिस्ट्रेशन है, ये है, बहुत सारे टैक्स के उनके पास साधन होते हैं, संसाधन होते हैं सरकार के पास। इसके अलावा राज्य सरकारें जब अपना बजट बनाती हैं तो केंद्र सरकार का एक अपना बजट भी आता है, तो उसी अनुपात में आपको राज्य सरकार का राज्यांश भी देना होता है जब केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए आपको पैसा मिलता है। इसके साथ साथ आप बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पीपीटी मोड पर हैं या बीओटी मोड पर हैं, या बहुत सारे आजकल नई नई टर्म आ रहे हैं, तो आप विदेशों की संस्थाओं से, यूरोपियन कंट्रीज से या यूके से या यूएस से आप फाइनेंस कराते हैं। जब आप लोन लेते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताना पड़ती हैं, उसमें बहुत सारे अधिकार जो है ना, जो राज्य सरकार के अधिकार होते हैं वो अगर गलत नहीं, शायद मेट्रो के लिए भी लिया है ना कई राज्यों ने। हाँ, वो यूरोपियन कंट्री जापान की किसी कंपनी से जी, तो वो सारी चीजें आपको करना पड़ती हैं, तो आपके पास पैसा आता है, फिर राज्य के हित में आप खर्च करते हैं। लेकिन जो जनता पर टैक्स की जो भरमार होगी वो अल्टीमेटली यहीं से उसका समाधान निकलेगा ना, क्योंकि राज्य सरकार के जो रेवेन्यू सोर्सेस हैं उसको बढ़ाएंगे तो आप तो टैक्स को आपको इम्पोज करना ही पड़ेगा। ठीक बात है। एक बार अभिनव जी को इन कर लेते हैं। अभिनव जी, ये कल जो वाकया हुआ, कुर्ते फाड़ने वाला वीडियो वायरल और बहुत तेजी से बीजेपी ने लपका, आज तक हम देख रहे हैं कि उसके आफ्टर शॉक आ रहे हैं। सिंधिया जी ने भी बयान दिया, आज का ही हमने बाइट दिखाई, शिवराज जी भी बयान दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि गलत वक्त पर वो वीडियो आ गया तो वचन पत्र सेकेंडरी हो गया, वो वीडियो प्राइमरी हो गया? देखिए प्रवीण जी, आपके शुरुआती कमेंट में आपने बोला था कि मुद्दे से भटकाने के लिए हो सकता है कि सारी चीज़ें बीजेपी करे, और वो कर रही है कोशिश। रही बात बयान की, तो एक जो भाजपा से पार्टी में आए हैं, कांग्रेस पार्टी में वीरेंद्र रघुवंशी जी, उनके समर्थक आए थे, तो उनको एक समझाने के लहजे से जो बात होनी चाहिए थी वो बोली गई। लेकिन उसको मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नीति और नियत होनी चाहिए कुछ करने। कमलनाथ जी जो बात बोलते हैं साफ सुथरी बोलते हैं, कभी भी घुमा फिरा के नहीं बोलते हैं, और उनकी नीति और नियत को 50 साल से इस देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है। और उन्होंने इसका उदाहरण अपने मुख्यमंत्री जब थे तब भी यही दिखाना चाहा था कि हमें, कई जगह आपने देखा होगा होर्डिंग बैनर उनने बैन कर दिए थे, अब तनख्वाह नहीं ली थी अपने जितने भी उनका कार्यकाल था। तो बचत कैसे होनी है और कैसे प्रदेश को चलाना है ये कमलनाथ जी बहुत अच्छे से जानते हैं। और रही बात उनके बयान की या कोई भी चीज, तो यहां पे कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है तो नहीं। 18-20 साल से उनके अंदर खाने कितनी गुटबाजी हो रही है ये जनता जानती है, प्रदेश का हर वर्ग जानता है कि क्या घटना घट रही है। दलित वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो, सब परेशान है यहाँ पे, हर कर्मचारी वर्ग, संविदा लोग। तो ये सारी बातों से वो घुमाने के लिए क्या करती है कि कमलनाथ जी के शब्दों पे जाती है, दिग्विजय सिंह जी के शब्दों पे जाती है, इवन प्रवक्ताओं के शब्दों पे भी जाती है। तो इन सब चीजों से जनता के आपके पास सॉलिड नहीं कुछ है नहीं, तो इसलिए आप इन पे नजर रखते हो और ये बार बार ऐसी कोई चूक कर देते, क्रिकेट की भाषा में कहें बल्लेबाज की, आप कॉट बिहाइंड कर लेते हो फिर इन्हें। नहीं, देखिए दो बातें हैं। पहली तो मैं आपसे ये कहूं कि अभी वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करवा देती है। क्या कमलनाथ जी से हम कहलवा देते हैं? क्या दिग्विजय सिंह जी से हम कहलवा देते हैं? और दिग्विजय सिंह जी ने कल जस्टिफिकेशन दिया है मध्य प्रदेश के पूरे कार्यकर्ताओं को कि कहने का उनका तात्पर्य ये था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपके हस्ताक्षर से सूची जारी हुई है। चलिए छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इस बात पर काम कर रही है कि हमने पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश में जो विकास किया है वो मुद्दे होने चाहिए। मुद्दे ये होना चाहिए कि 15 महीने एक निकम्मी सरकार जो वादे करके आई थी परंतु काम नहीं किया, उस पर होना चाहिए। परंतु एक शरमन नगेले जी के एक प्रश्न का जवाब जरूर देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी क्षेत्र में ना तो एक भी नया कर लगाया है, ना किसी कर की दर बढ़ाई है। हाँ, इसके बाद मध्य प्रदेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण हमारी राजस्व वसूली बहुत सुधरी है, हमने लीकेज को रोका है इसलिए सुधरी है। परंतु ना तो कोई नया इतना भारी भरकम लोन लिया है, वो लोन ने सुधारी है सर आपकी आर्थिक सेहत आपकी सरकार की। उसको भी बता देता हूँ, एक 30 सेकंड देंगे आप? मैं आपसे फिर कहता हूँ, मध्य प्रदेश पर 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है, ये सत्य है। परंतु मध्य प्रदेश आर्थिक अनुशासन में आज भी है, और राजस्थान जो मध्य प्रदेश से छोटा राज्य है वहां 6 लाख करोड़ का कर्ज है।
तो ये जो मध्य प्रदेश में एक नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से सेट होने की कोशिश हो रही है, इस नैरेटिव में पहले कांग्रेस जवाब दे कि पंजाब में 5 लाख करोड़ का कर्ज जो 2.5 करोड़ का ठीक है, प्रदेश ये सवाल राजस्थान पूछूंगा, में। ये सवाल पूछ, तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं, तीसरे मेहमान शर्मन नगेले, इन्हें इन कर लेते हैं। शर्मन जी, वही सवाल जो मैंने दोनों से पूछा, आपसे ही पूछूंगा कि क्या टाइमिंग जो है इस वीडियो की गलत हो गई कि, और दूसरा, आप डिजिटली बड़े स्ट्रांग हैं, कांग्रेस के पास वो संगठनात्मक ढांचा है जो बिल्कुल डाउन द लाइन नीचे तक पहुंचा दे वचन पत्र और गेम चेंजर बना सके इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि टैक्स लगाए हैं। जो वचन पत्र आया है, जो खाली जो आगे जो भरपाई होगी वो कैसे होगी, तो रेवेन्यू का सोर्सेज क्या होगा, वो मैंने बात कही है। अब मैं आपकी बात पर आता हूँ कि देखिए, कांग्रेस का संगठनात्मक जो ढांचा है, ये बात बिल्कुल सही है कि उतना मजबूत नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी का ढांचा है। उनके डिजिटल वॉलेंटियर्स बहुत हैं, उनका पूरा का पूरा डिजिटल संगठन खड़ा हो गया भारतीय जनता पार्टी का, और वो सारी की सारी, यदि उनको अभी बैठक करना है तो एक SMS पुश करेंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट की उनकी मीटिंग हो जाएगी वर्चुअली, वकीलों की हो जाएगी, इत्यादि जो भी उनके पास प्रोफेशनल्स के जो उनके पास अपने पास डेटाबेस है। और जहाँ तक ये जो बात आ रही है अभी वचन पत्र की जनता तक पहुँचाने की बात, तो देखिए, जो मेरी जो जानकारी है कि नंबर 59 बिंदु का 106 पेज का और 1290 उसमें वचन है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना जनता तक कैसे पहुँचेंगी, और एक से एक मुख्य गारंटियाँ हैं, ये कैसे पहुँचेगी, ये कांग्रेस पार्टी क्या कोई भी राजनीतिक दल ये जानता है कि जो मुख्य चीज़ें हैं, जो अखबारों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें जानना चाहिए वही जाती हैं। और ये जो वचन पत्र जो है ना, मैं ये एक बहुत ही जिम्मेदार पत्रकार के साथ ये कह सकता हूँ, किसी भी राजनीतिक दल के पास में ये संसाधन नहीं है कि वो उतने वचन पत्र छपवाएं। 9.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता है, सब तक ये वचन सबके घर घर में पहुंच जाए, इतना कोई नहीं छपवाता। सिर्फ एक सीमा तक छपवाते हैं और उनका मुख्य फोकस रहता है कि वचन पत्र रिलीज हो जाए, हमारे जिलाध्यक्षों, हमारे उम्मीदवारों को, हमारे नेताओं के पास पहुंच जाए, मीडिया के पास, और कुछ जगह भी पहुंच जाए। अब इसका असर कितना होगा ये तो आने वाले चुनाव में देखने मिलेगा। बिल्कुल, अभिनव जी को इन करते हैं। अभिनव जी, मुझे याद है कि पिछली बार जब राहुल गांधी आए थे, पिछली बार मतलब पिछले चुनाव के वक्त, तो उन्होंने ऐसे उंगली से जो इशारा किया, 1 2 3 4 10 गिना, वो बड़ा इम्पैक्ट कर गया। मतलब अधिकतर वोटर हमारे यहाँ किसी भी जाति, किसी भी कौम का, वो किसान है, हर जाति के लोग किसानी करते हैं, वो किसान से जुड़ा हुआ मामला था, सीधा छू गया उनके मानस में, और कहा जाता है कि वो गेम चेंजर बन गया। ऐसा गेम चेंजर बनाने लायक, जैसे शर्मन जी भी कह रहे हैं कि डिजिटली आपका जो संगठन है वो उस तरह से उतना सॉलिड नहीं दिखता इन कंपेरिजन टू बीजेपी। प्रवीण जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, कल से लेके आज तक में प्रदेश के हर किसान के पास ये बात पहुंच चुकी है कि समर्थन मूल्य जो गेहूं पर है वो 2500 और चावल पर जो धान पर है वो 2600 हो जाएगा। ये बात हर किसान के दिमाग में पहुंच चुकी है। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की बात जो कमलनाथ जी ने बोली है, सारे कर्मचारियों के बीच पहुंच गई है। संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मुद्दा, वो बहुत ध्यान से लोगों ने, क्योंकि परेशान थी प्रदेश की जनता, वो उनके बीच भी पहुंच गई है। बिजली की समस्या से जो परेशान हो रहे हैं, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, जिस सबको पता है बिजली हर अपने मध्य प्रदेश में कोई इतना मध्यम वर्ग ज्यादा है और उसको मालूम है कि बिल बहुत आता है, तो 100 रुपये बिजली की बात जो कमलनाथ जी ने करी है वो सबके बीच में पहुंच चुकी है। इतने 24 घंटे की बात कर रहा हूं, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। तो हमारा जो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे हमारे जिले कार्यकर्ताओं के, हर जिले के कार्यकर्ताओं की बात हो, उन्होंने जिस तरीके से पहुंचाया है पिछले 24 घंटे में, जहां तक हमें जानकारी है, हर जगह किसान, कर्मचारी, हर वर्ग जितने भी हैं, युवा, बेरोजगार, आपको पता है रजिस्टर्ड 40 लाख बेरोजगार जो हैं, उनको सारी बात पता चल चुकी है कि हमको कैसे रोजगार मिलेंगे और कैसे आगे जवाब ले लेते हैं। सारी बातें पता चल चुकी हैं। लोया साहब, अब माने आपके लिए मुश्किल हो जानी चाहिए बकौल अभिनव जी। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मैक्सिमम अनाउंसमेंट तो कर दिया है, ये तो बिल्कुल आप मानोगे, मैक्सिमम, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा हिस्सा है जो छूटा है। तो फिर अब आपका घोषणा पत्र जब बनेगा तो मुश्किल तो नहीं हो जाएगी कि अब क्या करें, इसमें कितना कितना इंक्रीज करें? पहली बात तो हमें कोई मुश्किल होने वाली नहीं है, क्योंकि हम तो लगातार काम कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो देंगे, वो आज मध्य प्रदेश की बहनों को मिल रहा है। जो आज कह रहे हैं कि हम 500 रुपए, 1000 और 1500 रुपए देंगे, आज मध्य प्रदेश की सरकार अपने गरीब बेटे बेटियों की पढ़ाई की 1-1 करोड़ याद आई थी, बहनों की और भाइयों की दे रही है। या बीच में अगर आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलता हूँ, बोल रहा, मैंने ही टोक दिया साहब आपकी तरफ से, आप बोलिए, बात पूरी करिए।
एक बात और बताता हूं, हम बेटों बेटियों की फीस कब से जमा कर रहे हैं? हमने किस सन में, आपको सनबार बता दूंगा कि 2003 से लेकर 2023 तक इस वर्ष कौन सी योजना लाए। एक बात और कहता हूं, जो लोग आज वचन पत्र, गारंटी पत्र 1290 कुछ भी दे रहे हैं, जो मैंने बात जहां से शुरू की थी वहीं करता हूं कि जो लोग 4 पीढ़ियों से इस देश की जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, जब आपकी विश्वसनीयता ही नहीं है तो आप वचन कितने भी दीजिए, उससे जनता का भला कहां होना है। और जनता ने अभी थोड़े दिन पहले भूल गई थी जनता 15, 17, 18 सालों में, परंतु 2018 में जनता ने इनके छलावे में आकर भुगत भी लिया कि किस तरह एक सरकार ने आकर संबल योजना को बंद किया, किस तरह एक सरकार ने आकर ये झूठा वादा किया कि हम बिलों को हाफ और माफ करेंगे, परंतु उसके बजाय बिजली ही गायब कर दी। किसानों को जो अभी कह रहे हैं कि किसानों को बिजली की उपलब्धता भी हमने सुनिश्चित कराई, आज आप उसे फिर कहते हैं कि माफ करेंगे। दिग्विजय सिंह की सरकार, लोगों को याद है जब बिजली के बिल माफ किए गए थे, बिजली फ्री की गई थी, परंतु बिजली गायब हो गई थी। मध्य प्रदेश का किसान समझदार है, मध्य प्रदेश का किसान बहुत जानता देखिए है सर, कौन- एक बार शर्मन जी को इन कर लेते हैं। शर्मन जी, एक जो बड़ा सवाल है, इनके दोनों के क्लेम अपनी अपनी जगह है, एक बड़ा सवाल है कि क्या आजकल के दौर में, पिछले बार मैंने कहा कि चूंकि राहुल गांधी ने इतने एग्रेशन के साथ कही थी वो बात और बड़ा हाथ 10 काउंट कराते हुए तो वो अपील कर गया था, अदरवाइज ये मैनिफेस्टो को देख के वोटर का मानस बदलता है। मतलब जो फ्लोटिंग वोटर जिसे हम कह सकते हैं, भाई दो तो प्रतिबद्ध होते हैं, कोई बीजेपी के साथ, कोई कांग्रेस के साथ, कोई बसपा के साथ, कोई सपा के साथ, फ्लोटिंग जो होता है उस पर मैनिफेस्टो असर डालता होगा आपकी नज़र में? देखिए माननीय प्रवीण जी, ये बिल्कुल सही है कि जो खास बिंदु रहते हैं किसी भी राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो के, वचन पत्र या घोषणा पत्र या जनसंकल्प, उसका असर मतदाताओं पर पड़ता है। क्योंकि जो मतदाता देखता है वो पूरा वचन पत्र या घोषणा पत्र या जनसंकल्प किसी का भी नहीं पढ़ता, अपने मतलब की देखता है, अपने मतलब की देखता है, जो जिससे प्रभावित होता है। और देखिए मेरी एक चिंता ये है कि दोनों राजनीतिक दल, आप अपनी विचारधारा की बात नहीं करते, आप वचन पत्र की बात नहीं करते, आप इधर उधर की बात करते। इससे मध्य प्रदेश के विकास की बात, यहाँ के रोजगार की बात, यहाँ की स्वास्थ्य की बात, यहाँ की शिक्षा की बात, यहाँ के वेलफेयर की बात, वेलफेयर गवर्नमेंट की बात, ये सारी बात कीजिए। आप यहाँ वहाँ बात करने की कोशिश, अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ माननीय प्रवीण जी, मेरी चिंता है कि आप इस चुनाव में आप किस इस ओर चुनाव को ले जा रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश का युवा या मध्य प्रदेश का नागरिक, ये जो एक दो नेताओं का जो अपना घर का जो संवाद है, उन्होंने हालांकि गलती की है, आप राजनेता हैं, और उसी दिन की है, उसी दिन की, उस समय वो इग्नोर कर सकते थे। जब आप वचन पत्र पेश करने आए हो तब तो इग्नोर हो सकता था। हाँ, मेरा ये मानना है कि आप राजनेता हैं, आप पब्लिक लाइफ में 10 साल मुख्यमंत्री रहे, एक 15 महीने कमलनाथ जी रहे, सेंट्रल मिनिस्टर रहे। आपको अपने आचरण को पब्लिक नहीं करना चाहिए, पब्लिक आपके आचरण से सीखती है, उसको फॉलो करती है। तो आपने जो किया है, लेकिन क्या इस पर मध्य प्रदेश का मतदाता मतदान करेगा कि उनके बीच में किस तरह की कपड़े फाड़ने वाली बातें चल रही, इस पर मतदान नहीं करेगा। मतदान मध्य प्रदेश के विकास, मध्य प्रदेश का कल्याण और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर करेगा। अभिनव जी को इन करते हैं। अभिनव जी, एक मुद्दा जो उसमें क्लेम किया गया है वचन पत्र में, वो 25 लाख तक, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारिएगा, कि 25 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस, 9 करोड़ के आसपास, 8.5 9 करोड़ जितना ही फिगर है, उतनी आबादी है हमारी। ये फिर अभी ये कैसे होगा? 25 लाख एक व्यक्ति अगर इलाज करा सकते हैं, हालांकि ये मध्यम वर्गीय के लिए बहुत सबसे बड़ी जरूरत अभी यही है कि भाई उनको इलाज जो है वो ठीक ठाक मिल सके। ये कैसे होगा इतना बड़ा? देखिए, मैंने आपसे अभी अपने रिसेंट कमेंट में भी बोला था कि नीति और नियत होनी चाहिए, और कमलनाथ जी ने कल जब वचन पत्र लॉन्च किया तब भी यही बात बोली उन्होंने कि आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड की बात करी। तो ऐसी कई बातें हैं जो कमलनाथ जी ने करी, और ये भी बोला कि मैं जब सेंट्रल मिनिस्टर था और मैं यहाँ के लिए जब पैसा भेजता था तो वो जाता कहाँ था। कई चीजें आपने देखी होंगी उनके, मतलब नरेंद्र मोदी जी भी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में तब भी उन्हें वहां का डेवलपमेंट, तो अशोक गहलोत जी ने जब राजस्थान में लॉन्च किया, आपने देखा होगा हेल्थ स्कीम जो लॉन्च करी है, सेम उसी तरीके से हमारा प्लान है। और कर्नाटक में भी आप देखिए, हमने फ्री बस सेवा जो महिलाओं को दी है वो भी चल रही है। तो एक नीति, नियत और विजन, एक विजन होना चाहिए सोचने का, करने का। तो कमलनाथ जी का विजन है। मैग्निफिसेंट एमपी जब लॉन्च किया था, उनने खुद अपने हर वक्तव्य में बोला कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक वाले पंजाब और हरियाणा क्यों जाते हैं, बीच में मध्य प्रदेश क्यों नहीं आते, क्यों यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है। आज तक आपने भोपाल के आईटी पार्क में की बातें 20 साल से हम सुन रहे हैं, वहां आईटी पार्क नहीं आया। 3 इंडस्ट्री है मात्र, गोविंदपुरा, मंडीदीप और पीतमपुर, इसके अलावा कभी इंडस्ट्रीज नहीं आई यहाँ पर। तो 20 साल में हमने ये सब खोया है।
कुछ बना नहीं, कोई रोजगार की कोई साधन नहीं है, तो कैसे ये डेवलप होगा मध्य प्रदेश? ब्रज तो गोपाल जी सोच ये हमने बनाई कह रहे हैं है। अभिनव जी की भरोसे की गारंटी नहीं हो आप लोग, शब्द ये नहीं थे, भाव उनका यही है कि भाई भरोसे की गारंटी नहीं हो आप लोग। नहीं देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं, मैंने तो शुरू में कहा था, अभी एक नया प्रश्न और उठा दिया अभिनव जी ने कि कमलनाथ जी ने राशि भेजी थी, तो ये तो और बहुत चिंता की बात है कि जो कमलनाथ जी ने कभी भी छिंदवाड़ा के अलावा कहीं के लिए राशि नहीं भेजी, और यदि वो राशि नहीं पहुंची है तो उसका दोषी तो कौन होगा, ये आप और हम जानते हैं कि उसके दोषी तो स्वयं कमलनाथ जी हैं। और एक बात जो बार बार कही जाती है, अभी अभिनव जी कह रहे थे कि कमलनाथ जी किस तरह के नेता है, विजनरी है, मैं एक बात समझ नहीं पाता हूं, पिछले 4 महीने से लगातार आप उन्हें भी देख रहे हैं कि केवल कॉपी पेस्ट करने के अलावा उनका कौन सा विजन है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, जिसे आप क्योंकि विजनरी आप देखना कहते नहीं हैं। चाहते हैं खुली आंखों से, आप बात ही कैसी कर रहे हैं? मैं आपसे सच सच बता रहा हूं कि सेंट्रल मिनिस्टर रहते हुए प्रदेश में हर बात नितिन गडकरी जी तक तारीफ करते हैं उनकी। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? हम भी तो नहीं, नितिन गडकरी जी गलत बोल रहे हैं या तो मैं गलत बोल रहा हूं? उनका तारीफ गडकरी जी भी कहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। आज तक कोई नेता नहीं है पूरे देश में जो उनके बारे में गलत बोलता हो। अभिनव जी उनकी तारीफ सुन लीजिए, आप पता नहीं क्यों बैठ के हमेशा कमलनाथ जी की बुराई करते हैं। 1980 में सांसद बनता है और उसके लोकसभा क्षेत्र का एक गांव 1994 में खोजा जाता है, किस तरह की लीडरशिप है दिखाई दे रही है। छिंदवाड़ा देश में आदिवासी आपको अब बुरे लग रहे हैं, वो अपनी जगह है। एक ठीक है। बिल्कुल वक्त फिसल गया सर, माफ कीजिए, एक बार क्लोजिंग रिमार्क लिए, एक बार शर्मन जी के पास जाना पड़ेगा बेशक। शर्मन जी, आने वाले दिनों में जैसे आपने भी कहा कि भाई इन सब जो यहाँ टेलीविजन चैनल पे या अखबार में उठाए जा रहे मुद्दे, उन पे इलेक्शन होगा नहीं, तो फिर होगा किस पर? देखिए, इस बार का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल भिन्न इलेक्शन है, बिल्कुल अलग तरह का चुनाव है। इस बार क्या है कि लोग कैंडिडेट देखेंगे, स्थानीय अपना कैंडिडेट देखेंगे, अपने जाति, अपने धर्म, अपने संप्रदाय का लोग देखेंगे। इसके अलावा किसने हमारे सुख दुख में साथ दिया है, कौन हमारे लिए अच्छा काम कर पाएगा, कौन हमारे कंधे से कंधा लगा पाएगा, और किस दल की विचारधारा जनता के हित में रहेगी, कौन वेलफेयर गवर्नमेंट का काम करेगा, उस पर इस बार का माफ मतदान कीजिए, होगा। वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं शर्मन जी की बात के साथ ही अपनी बात को समाप्त करूंगा कि वाकई परखिएगा, आप लोकल लीडरशिप को देखिएगा, क्या ये वाकई आपके साथ हैं, क्योंकि ये तय बात है कि रोज मतलब दैनंदिन तौर पर न तो कमलनाथ आपके साथ हैं, न शिवराज जी हैं, न जो भी बीजेपी से सीएम बनेंगे वो आपके साथ रहेंगे, रहेगा आपका एमएलए। लिहाजा व्यक्ति देखिएगा और उसके बाद वोट करिएगा, वोट जरूर करिएगा। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।